इंडस्ट्रियल रीजन। तो इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रीजन्स व्हिच हैव मेनी इंडस्ट्रीज इन इट। तो इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लोकेट करती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे बनी हुई हैं और वो एक दूसरे को हेल्प करती हैं, वो एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करती हैं, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं आपको एक ही जगह पे मिल रही हैं, तो हर एक इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे को हेल्प करती है, एक दूसरे का फायदा उठाती है, राइट। जैसे आपकी सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का घर जो है पास में होता है और आप क्या करते हो, एक दूसरे से हेल्प मांगते हो, एक दूसरे की मदद करते हो। कैसे, मान लो भाई देखो, हमें पता है कि पड़ोस में क्या होता है कि चीनी खत्म हो जाती है तो पास में ही मांग लेते हैं कि दीदी आपके घर में चीनी है क्या, मेरे को दे दो। तो इस तरीके से क्या होता है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिमिलरली इन द इंडस्ट्रियल रीजन व्हाट हैपेंस इज दैट इंडस्ट्रीज take the benefit of the other industry, and it helps the other industries which are present in that area. तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे मेनली बताया हुआ है कि हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, मतलब कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ प्रेजेंट हैं। तो पहला आपको दिखेगा ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। सो यू कैन सी इन दिस मैप, this is Eastern North America. So all the shaded areas which are shaded in black are the regions of industrial area, right? Where you will find a lot of industry. So you can see here the black shaded area is industrial region. Then beside Eastern North America, there are many other regions in the world which are industrial regions. वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जो यूरोप है उसका वेस्टर्न एंड जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे भी काफी सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने मिलते हैं। ईस्टर्न यूरोप भी है एंड ईस्टर्न एशिया। तो ये कुछ रीजन्स जो हैं वो बताए हुए हैं जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, और आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हो कि कितने सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मोटा मोटा नाम दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है यहाँ पाए जाते हैं, बट अगर आपको मोर स्पेसिफिकली जानना है कहाँ कहाँ है तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पर्थ दिया हुआ है, सिडनी। इंडिया की बात करें तो देखो यहाँ पे गंगा वैली दी हुई है। यहाँ पे भी काफी सारी ऐसे रीजन्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। और मुंबई जो है वो भी एक इंडस्ट्रियल रीजन है, चेन्नई। तो हमारे इंडिया में भी काफी सारी ऐसी जगहें हैं जो कि इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स टैंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। देखो जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो ज्यादातर ऐसे एरियाज में हैं जो कि टेम्परेट रीजन्स हो। टेम्परेट मतलब क्या होता है, देखो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर या फिर इसे हम 0 डिग्री लेटीट्यूड भी कहते हैं। इसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद का जो एरिया है, यहाँ पे जो होता है आर्कटिक सर्कल और यहाँ पे नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल का, और नीचे बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल। सो दीज एरियाज, दीज आर टेम्परेट रीजन्स। तो मतलब जो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। तो ये वाला मैंने जो ऊपर था एक गलत शेड कर दिया था, यहाँ पे है, ये है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये हो गया टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। और ये वाला जो एरिया है दोनों ही ट्रॉपिक्स के बीच का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है इस वाले रीजन की, ये वाला जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो मैंने शेडेड एरिया दिखाया, दीज आर टेम्परेट एरिया। तो ज्यादातर ये देखने मिलेगा कि ये जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा नियर सी पोर्ट्स के पास में पाए जाते हैं। देखो सी पोर्ट्स के पास में क्यों पाए जाते हैं, आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में जो सी रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यहाँ तक कि जो शिपमेंट होती है, जो सी वेसल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बहुत ही सस्ते में लोग समुद्र के रास्ते सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए क्योंकि सी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, सी पोर्ट्स के पास स्टैब्लिश्ड होती हैं ताकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए, ताकि वो इजीली अपना सामान जो है वो सी के थ्रू जहां पे भी वो पहुंचाना चाहते हैं वहां पे पहुंचा सके, राइट। सो टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। तो कोल फील्ड्स के पास भी हमें ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो देखने मिलेंगी।
अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर। तो मतलब कि जो मुंबई पुणे वाला पूरा रीजन है, उसपे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड हैं। फिर बैंगलोर, जो कि तमिलनाडु वाला रीजन है, ठीक है। बैंगलोर को तो हम आईटी हब भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जो फर्म्स वगैरह हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं। हुगली रीजन जो है, वेस्ट बंगाल साइड जो हुगली रीजन है, हुगली रिवर के पास, अहमदाबाद बड़ौदा जो रीजन है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड हैं। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, फिर है कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर्स का नाम दिया हुआ है कि आपको इंडिया में मेनली कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स दिखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कि भाई इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब क्या होता है। हमने इंडस्ट्रीज के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमें डेवलपमेंट में काम करती है। हमने पढ़ा था ना कि जो गवर्नमेंट है वो अ, लोगों को सब्सिडी देती है, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, ताकि जो बिजनेसमैन हैं वो इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में भी सेटअप कर पाएं। अब बैकवर्ड एरियाज में क्यों सेटअप करवाती है गवर्नमेंट, ताकि उस बैकवर्ड एरिया की भी डेवलपमेंट हो पाए। तो मतलब अभी तक हमें ये पता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी अच्छे काम करती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, उनकी वजह से टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है, टेक्नोलॉजी जो है वो और इम्प्रूव होती है और लोगों को इनकम मिलती है, वो तो हो गया, एम्प्लॉयमेंट होती है, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो डेवलप होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट क्या सिर्फ अच्छा अच्छा ही होता है इंडस्ट्रीज की वजह से? ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट की वजह से काफ़ी बार हमें हानि भी पहुंची है, काफ़ी बार हमें ऐसी चीज़ें देखने मिली हैं जो कि इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से हमारे लिए एक डिजास्टर बन सकती हैं। In industries, accidents, disasters mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. तो इंडस्ट्रीज में काफी बार हमें एक्सीडेंट्स देखने मिलते हैं, कोई दुर्घटना घट गई, कोई आपदा आ गई, तो वो कैसे आती है, क्यों आती है? तो ज्यादातर हमें देखने मिलता है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो या तो किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से होते हैं। अब देखो इंडस्ट्रीज वगैरह में मशीनरीज होती है, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, राइट। तो व्हाट कैन हैपन, द टेक्नोलॉजी कैन फेल समटाइम। जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ खराबी आ गई, आपकी जो मशीनरी थी उसमें कुछ खराबी आ गई और जिस वजह से कुछ दिक्कत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। एक तो ये हो सकता है रीजन एक्सीडेंट का कि टेक्नोलॉजिकल कुछ खराबी आ गई, टेक्निकल फेलियर हो गया। दूसरा हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में कोई हजार्डियस मटेरियल है, हजार्डियस मतलब बहुत ही हानिकारक कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है जो कि बहुत ही हानि पहुंचा सकता है। तो अगर ऐसे मटेरियल को ध्यान से ना हैंडल किया गया, उसकी देखरेख अच्छे से नहीं की गई, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर कोई इररिस्पॉन्सिबल तरीके से गैर जिम्मेदार जो बिहेवियर है वो दिखा रहा है, हजार्डियस मटेरियल को सही से मैनेज नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी ये एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो एक मतलब वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था भोपाल में, जिसके बारे में तो आप सबने सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसे कहा जाता है। तो ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 12:30 AM, मतलब कि 3 दिसंबर 1984 की रात थी और रात के 12:30 बज रहे थे, और तब एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट होता है। मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजिकल खराबी आती है, जिसमें क्या होता है कि हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको कि MIC कहा जाता है, गैस अलोंग विद द हाइड्रोजन साइनेट and other reaction products leak out of the pesticide factory of यूनियन कार्बाइड। तो यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी भोपाल में। अब हुआ क्या कि उस फैक्ट्री में कुछ खराबी आ गई, कोई टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया, फेलियर हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि रात के 12:30 बजे एक बहुत ही जहरीली गैस, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड और कुछ दूसरी ऐसी गैस जो कि लीक होने लगी, उस फैक्ट्री से लीक होने लगी, बाहर निकलने लगी। अब हुआ क्या कि ये जहरीली गैस जो है रातों रात, मतलब थोड़े ही टाइम के अंदर अंदर उस शहर में, उस फैक्ट्री के चारों तरफ फैल गई, है ना। गैस है वो तो हवा के साथ मिलके हर जगह ट्रैवल कर सकती है, तो फैक्ट्री के आसपास वाले इलाकों में ये जो गैस है वो फैल गई। द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598 इन 1989। तो इस गैस की वजह से लगभग 3598 लोगों की मृत्यु हो गई, इतने सारे लोगों की जानें चली गई, क्योंकि ये तो जहरीली गैस थी और लोग बेचारे सोए हुए थे।
अब जब हवा के साथ ये जहरीली गैस मिलेंगी तो लोग सांस तो लेंगे ही लेंगे। तो जब लोग सांस ले रहे थे तो सांस के साथ ये जहरीली हवा उनके अंदर चली गई और उसके बाद उनकी जानें जो है वो चली गई। Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders, etc. अब इतने हजार, लगभग 4,000 लोगों की तो मृत्यु हो गई, बट जो लोग बच भी गए, कुछ ऐसे भी लोग थे जो बच गए। अब जो लोग बच भी गए ना, हजारों ऐसे लोग थे जो कि वैसे तो उनकी जानें बच गई, बट फिर भी आज भी वो बहुत ही खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं सिर्फ उस गैस लीकेज की वजह से। कैसी बीमारियां? ब्लाइंडनेस, उनको अब अंधापन हो गया है, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, उनका जो इम्यून सिस्टम वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है कि थोड़ी भी कोई बीमारी आएगी तो उनका इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाएगा और छोटी छोटी चीजों से भी वो बीमार हो जाएंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, मतलब कि जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाना, उसकी बीमारियां हो जाना। तो कुछ इस तरह की बीमारियां जो हैं उन लोगों को आज भी हैं, भोपाल के लोगों को। तो ये एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा भोपाल गैस गैस ट्रेजेडी का, और जिसमें कि हजारों लोगों की डेथ हो गई। अब इसी तरह का एक और इंसिडेंट है जो कि 23 दिसंबर 2005 का है। तो ये जो इंसिडेंट है वो गाओ कियाओ, चोंगिंग, चाइना का है। मतलब कि ये जगह का नाम दिया हुआ है, चाइना के एक गाओ कियाओ जगह का है। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था, एक गैस वेल था जो कि ब्लो आउट हो गया था। देखो गैस वेल क्या होता है कि जैसे क्रूड ऑयल का वेल होता है, कुआं होता है क्रूड ऑयल का, इसी तरीके से गैस का भी वेल होता है जिसमें से नेचुरल गैस वगैरह जो है निकाली जाती है। अब उसमें क्या होता है, हमें पता है कि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उस प्रेशर के कारण कभी कभी इस तरीके से जो गैस है वो अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज प्रेशर के साथ बाहर निकल जाती है। धमाका होता है जिसके साथ उस कुएं में से एक तरीके से गैस अनकंट्रोलेबली बहुत ही प्रेशर से बाहर निकलने लगती है और उसकी जैसे आग लग जाती है, धुआं उठने लगता है, बहुत सारी जो नेचुरल गैस है वो हवा में फैल जाती है। तो एक तरीके से उस कुएं में बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसकी वजह से 243 पीपल की जान चली गई। लगभग 9,000 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए, घायल हुए, और लगभग 64,000 लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट मतलब कि उनको जो इस एक्सीडेंट की जगह थी वहां से बाहर निकाला गया। बहुत सारे लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि वो इस एक्सप्लोजन के बाद की जब ये धमाका हुआ उसके बाद कहीं वो बाहर भागने नहीं पाए। मतलब वो जैसे ही धमाका हुआ वो बाहर भाग नहीं पाए, इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और जो लोग एस्केप कर पाए, जो लोग समय से उस धमाके के जगह से निकल पाए, उन लोगों को भी जैसे बहुत सारी इंजरीज हो गई, जैसे कि उनकी आंखों में जलन होने लगी, बर्न्स टू देयर आईज, उनकी आंखें एक तरीके से जलने लगी, उनके स्किन, लंग्स, ये सब जो है वो गैस की वजह से जलने लग गए। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हमने डिस्कस किए जिससे हमें पता चला कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजिकल फेलियर की वजह से या फिर कोई इररिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है किसी चीज का, अगर उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब एक्सीडेंट तो हो रहे हैं, क्या कोई तरीका नहीं है हम इनको रोक सकें? देयर आर मेजर्स विच यू कैन अडॉप्ट टू prevent these accidents. So risk reduction measures, how you can reduce the risk of industrial accidents. So densely populated residential areas should be separated far away from the industrial region. तो हुआ क्या, देखो कि जब से ही हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी पढ़ी, हमने इसमें गाँव की जो स्टोरी है इसमें हमने ये पढ़ा एक्सीडेंट। अब दोनों ही केसेस में क्या था, बहुत सारे लोग जो हैं इस इंसिडेंट की जो जगह थी उसके आसपास प्रेजेंट थे। लोग देखो, यहाँ पे 64,000 लोग थे, उन्हें इवैक्यूएट किया गया, मतलब 64,000 पीपल वर देयर। इतने सारे लोगों के बीच में ये जो फैक्ट्री थी वो स्टैब्लिश थी। इसी तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी वो एक तरीके से एक पॉपुलेटेड एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वहां पे ये जो प्लांट था वो प्रेजेंट था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही कोई अनहोनी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट मान लो अगर आप फैक्ट्री किसी ऐसी जगह पे लगाते हो जहाँ बहुत सारे लोगों का घर नहीं है, जो जहाँ पे आसपास सिर्फ जंगल जंगल है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक साथ इतने सारे लोगों की जान नहीं जाएगी, क्योंकि द प्लेस वेयर यू हैव established योर फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच। तो उसकी वजह से होगा कि इंसानों की जो एक साथ इतनी ज्यादा जो डेथ होगी वो नहीं होगी। हाँ, एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बट हाँ, लोगों की जानों को हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पे इंडस्ट्रीज की तरीके से एस्टेब्लिशमेंट कम होनी चाहिए, रोकी जानी चाहिए। People staying in the vicinity of the industry should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs.
तो जो लोग इंडस्ट्रीज के विसिनिटी मतलब आसपास के एरिया में रह रही हैं, ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में किस तरीके का मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है, किस तरीके के हजार्डस टॉक्सिन्स, हजार्डस सब्सटेंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और अगर कोई पॉसिबल अफेक्ट हो सकता है उनका, अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर ये गैस वगैरह लीक हो गई तो उनके हेल्थ पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, इन सब के बारे में उन लोगों को पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनको पता हो कि वो किस तरीके के इफेक्ट्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। तो क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ आग लगने की वजह से भी काफी सारी अ, जो दुर्घटनाएं हैं वो देखने मिलती हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फायर वार्निंग सिस्टम, कहीं पे आग लगती है, धुआं उठता है, तो उसके लिए वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, सायरन वगैरह जो है वो बजने लगते हैं। और फाइटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। आपने फायर की वार्निंग तो बता दीजिए, आग लग गई, बट उस आग को बुझाने के भी जो सिस्टम है वो भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। तो स्टोरेज कैपेसिटी कि आप कितनी मात्रा में उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर कर सकते हो, इस चीज पे लिमिट लगनी चाहिए कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स जो है वो आप रख सकते हो। अगर उसके बाहर जाएगा जिससे कि खतरा होगा लोगों की जान को, तो उस चीज को रोका जाए। पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री इम्प्रूव। तो जो पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज है, मतलब कि आप जिस तरीके से पॉल्यूशन को कर्ब कर रहे हो, जिस तरीके से पॉल्यूशन को कम कर रहे हो, और जिस तरीके से आप पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस को, मतलब जो बहुत ही हानिकारक सब्सटेंस है उसे एनवायरनमेंट में रिलीज करते हो, तो इन सब चीज के ऊपर जो है वो चेक लगना चाहिए प्रॉपर। आप ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे कि जो हजार्डस मटेरियल जो कि एनवायरनमेंट में छोड़ा जा रहा है उसको कम किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ होते हैं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, और हमने इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 2 केस जो है वो डिस्कस किया और जाना कि किस तरीके से हम इन रिस्क को, ये जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर है उसको कम कर सकते हैं।